बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, बहुत जो बैनुल-अक़वामी ख़बरें हैं, ख़ास करके अगर आप देखें फ़लस्तीन का मसला या गज़ा का मामला, ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे मामला है ये पूरी दुनिया के लिए। पहले हम मुस्लिम उम्मा की बात करते थे, मैं ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा अभी एक आलमी इशू है और जो एहसास रखने वाले दिल हैं वो इसको महसूस करते हैं। पिछले कुछ अरसे में गज़ा के अंदर जो सितम ढाए गए हैं उसकी मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि इस दौरे जदीद में कभी भी मिलती होगी, बल्कि दौरे क़दीम की भी बात कर लें तो नहीं ऐसी कोई मिसाल मिलती है। आज की करबला है जो फ़लस्तीन है, आज की करबला है जो गज़ा है, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ बात हो रही है और कहा जा रहा है कोई डील हो जाएगी, शायद अगले हफ्ते होगी, अगले हफ्ते। लेकिन सदर ट्रंप की जो नेतन्याहू से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इज़राइल से, उस मुलाकात में भी इस मामले के ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई है। और यानी ये जो सीज़ फायर की बात पिछले कई हफ्तों से हम सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते ये बंद हो जाएगा, अगले हफ्ते ये ख़त्म हो जाएगी जंग, उसमें नाकामी हुई है। इज़राइल कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि आज जो गुफ्तगू हुई है मीडिया के साथ, जिसमें कि ये जो मुलाकात थी इसके बाद, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सवाल जो है वो ख़ुद इज़राइली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फेंक दिया कि आप जवाब दें कि फ़लस्तीन का हल क्या है, जिस पे उन्होंने दो रियासती जो फार्मूला है, जो कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो रियासती फार्मूला हो जाए, यानी फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करके अलग कर दिया जाए और जिस पे मकबूजा है उसको अलग कर दिया जाए, उससे भी नेतन्याहू जो है वो फ़रार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये याद रहे कि इस हवाले से पाकिस्तान ने भी कहा था कि दो रियासती फार्मूला अगर होता है और तो उसको तस्लीम करने के हवाले से जो एक हाहाकार मची हुई थी उसके हवाले से ये बात, तो आज इज़राइली वज़ीर आज़म जो हैं वो इससे भी फ़रार हो चुके हैं। अब इसका हल क्या होगा, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ईरान को पेशकश की है इसी मौके के ऊपर कि वो उनके साथ मुआहिदा करना चाहते हैं और वो बातचीत करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मशरूत पेशकश है, मसलन ये कि वो चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव ना बनाया जाए, उनके ख़िलाफ़ नारे ना लगाए जाएँ, तो वो किसी मुआहिदे पर पहुँच सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान ख्वाहिशमंद है कि इस मामले के ऊपर मुलाकात करे। इसकी ईरान ने पूरी तरह से तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते और ना ही कोई दरख्वास्त दे रखी है कि हम इस पर बात करेंगे। तो ये मामला जो है कहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर भी बात होती है और होनी चाहिए। दूसरी जानिब हमारे जो आसिम इफ्तिखार साहब हैं, मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने एक बड़ी कल ज़बरदस्त तकरीर की है और पाकिस्तान को जो इस वक्त चैलेंज दरपेश है अमन व अमान के हवाले से और पाकिस्तान की मगरबी सरहद के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, उन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बात की और बहुत अहम बात की है। वो आपको सुनवाना चाहते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। Regrettably, Afghan soil also continues to be used by terrorists, often proxies against other countries, particularly Pakistan. ISIL-K continues to target the de facto authorities, while other terrorist entities including Al-Qaeda, Al-Fitna, Al-Khawarij, TTP and the Baloch militant groups continue to operate from ungoverned spaces in Afghanistan. The TTP, with around 6,000 fighters, is the largest UN-designated terrorist group operating from Afghan soil, directly threatening Pakistan's national security. We also have credible evidence of collaboration between the TTP and other groups such as the BLA and the Majid Brigade, aimed at disrupting strategic infrastructure and economic development projects in Pakistan. यानी बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा है कि दाइश खुरासान ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को निशाना बना रही है, बल्कि दहशतगर्द तंजीमें जैसे कि अलकायदा है, फितना अल-खवारिज है, TTP है, बलोच अस्करियत पसंद गिरोह हैं, ये भी अफ़गानिस्तान के गैर हुकूमती इलाक़ों में सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम शख्सियात और तनसीबात हैं वो भी इनके निशाने पे हैं, यानी कि डायरेक्टली अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें कि ज़ाहिर है ख़ुद अफ़गानिस्तान हुकूमत भी उसका निशाना बन रही है। और ये जो ख़तरा है ये बहुत बड़ा ख़तरा है।
PLA की सपोर्ट हो या बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो, उसकी तरफ उन्होंने निशानदही की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है उसके हवाले से भी बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बात की है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उनके सामने पेशकश रखी है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको की है मुज़ाकरात के हवाले से। बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमा रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। चाहते हैं कि खान साहब की रिहाई हो, बुशरा बीबी की रिहाई हो, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो खान साहब के साथ एक्सेस तो हो, ताकि खान साहब के साथ सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। वज़ीर आज़म ने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए, खान साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ से आवाज़ आती है जहाँ से कोई उम्मीद हो सकती है, तो इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी होंगे। रिहाई की तरफ हम कोशिश तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन हमारा एक कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था। यकीनी तौर पर ये इतराफ़ है कि हमारा रिहाई के हवाले से एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन वो कॉन्टेक्ट जो है वो फिर ख़त्म हो गया था। वो कैसे ख़त्म हुआ था, वो क्यों ख़त्म हुआ था? अब तहरीक चलेगी, एहतजाज होगा, मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान साहब क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी जो इत्तलात हैं वो इस पर क्या है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो अंदरूनी कहानी है, मगर इसके साथ साथ आज जो कोर्ट है उसने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के कहने पर 27 यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में बंद किए हैं। इसको किस नज़र से देखा जाएगा? क्या पाकिस्तान में इजहार की या जो आज़ादी इजहार है उसके ऊपर कदगने बाकायदा लग चुकी हैं यूट्यूब के हवाले से, या फिर ये शिकायत बजा थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए? इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, MLN के सीनियर रहनुमा हैं और मारूफ वकील कानूनदान भी है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इमरान खान साहब के वकील भी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आमिर इलियास राना साहब मारूफ तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब पहले आपसे ही शुरू करेंगे, और फिर ये इसी से जो लास्ट हमने खबर उठाई है 27 यूट्यूब चैनल्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं, क्या समझा जाए इसको सर? हमारे जो आपके अदबी ज़ौक़ की खातिर एक शेर सुनाता हूँ मिर्ज़ा गालिब का। दहर में ऐशे दवाम आइन की पाबंदी से है, मौज की आज़ादियाँ सामान्य शेवन हो गई। दुनिया में कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता जब तक कोई ना कानून और ज़ाब्ता हो, आइन ना हो कोई ना कोई। आइन डज़ नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन एनी रूल ज़ाब्ता। यही हाल है कि जहाँ आज़ादी इजहार होनी चाहिए वहाँ पर ज़ाब्ता भी होना चाहिए। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये ले लिया गया है कि झूठ, पोस्ट और गालम गलोच और ऐसी बात कर देना। इसके लिए बड़े अरसे से ये तजवीज़ थी। जब हमारी पिछली हुकूमत थी उस वक्त भी ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी, हम भी इस पर काम कर रहे थे। तो इसकी रेगुलेशन तो ज़रूरी है। अगला मसला ये है कि मिसयूज़ ना हो, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें एक जो सेफ्टी मैकेनिज़्म किया गया है कि ये आर्बिट्रेरीली किसी एग्जीक्यूटिव को पावर देने की बजाय एक जुडिशल अथॉरिटी को पावर दी गई है। उसके पास आप केस ले जाएं, जैसा आप वारंट लेते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही आप जाएं उनके पास सामने मवाद रखें और वो देख लें उसको क्या करना है। टेम्परेरी बंद करना है, बाद में ट्रायल होना चाहिए, मुस्तकिल बंद तब होना चाहिए। तो ये केस टू केस बेसिस पे होगा। मगर इस केस के अंदर बैरिस्टर साहब आप चूँकि लॉयर भी हैं, सबका ये कहना है कि उनको कोई शो कॉज नहीं मिला, उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उनको कोई खबरदार नहीं किया गया, और उसके बाद जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर्स कर जी मैंने अर्ज़ किया ना कि उनको सफाई का मौका तो मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? असूलन मैंने इसलिए अर्ज़ किया ना कि बाद ख़ास हालात में बग़ैर सुने हुए उसको कोर्ट जो है वो वारंट जारी करती है, स्टे भी जारी करती है। ये ख़ास हालात में, आम हालात में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत टेम्परेरी होना चाहिए, फ़ौरन उनको बुलाना चाहिए और उनको सुनना चाहिए, फिर जुडिशल ऑर्डर पास होना चाहिए। अब कौन सी अथॉरिटी उनको सुनेगी सर? नहीं, उस कोर्ट तो वही सुनती है, जो कोर्ट वारंट जारी करती है या जो कोर्ट किसी चीज़ को रोकती है, सुनती वही है। ये इंटरम मैयज के तौर पर दुनिया में तमाम अथॉरिटीज़ को, कोर्ट्स को ये पावर होती है, अगर ख़ास हालात में चाहें तो उस चीज़ को सीज कर लें, रोक लें। लेकिन पहली बात तो ये है कि उनको आम तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए वो सही बात है कि देखिए ना, अभी अथॉरिटी खुद ही फैसला करेगी, यानी खुद ही मुद्दई है, खुद ही इंसाफ करेगी कि इन्होंने ये गलत कहा। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, बिल्कुल होगी कि कुछ लोग ऐसी बात कर रहे होंगे, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको सफाई का मौका ना दिया जाए, उनको शोकॉज ना दिया जाए और कह दिया जाए कि आपके चैनल बंद है। फाइनल एक्शन और तमाम इख्तलाफी आवाज़ें हैं। नहीं,
देखिए, तमाम इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए हर लिहाज से, लेकिन कानून में ये गुंजाइश हर में मौजूद है इंटरम मैयस की, वारंट जारी करने की, कुछ चीज़ सीज़ करने की, फॉरफिट करने की मौजूद रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। फिर उनको बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है। हम यही कहेंगे कि ऐसे तमाम मामलात में अगर गैर मामूली सूरत हाल नहीं है तो पहले उनको सुनना चाहिए। पहले अगर गैर मामूली सूरत हाल है केस टू केस बेसिस पे, तो उनको रोक के इंटरम फिर उनको सुनना चाहिए। अथॉरिटी को ये फैसला अल्टीमेटली नहीं करना चाहिए, ये फैसला जुडिशल अथॉरिटी को करना चाहिए। ये अथॉरिटी तो गई ना कोर्ट में, कोर्ट ने आगे से फैसला किया है ना सर, कोर्ट है तो बस ठीक है, उसकी अपील कर ले, जो भी होगा वो। चॉइस साहब, आपका क्या कहना है इसमें? मेरे ख्याल में था ये रिडिकुलस फैसला है, और ये फैसला इजहार राय के ऊपर बिल्कुल कतगन लगाने के मुतरातिफ है, और जिस तरह से जुडिशरी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं अनप्रेसिडेंटेड है, फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। बहुत सारे चैनल्स तो पाकिस्तानी सॉइल से ऑपरेट नहीं हो रहे, और वो कोई ऑस्ट्रेलिया से हैं, कुछ यूके से हैं, कुछ लोग यहाँ से जब जाते हुए उन्होंने अपने चैनल्स शिफ्ट कर लिए। दूसरी बात यह है कि इजहार राय की जो इख्तिलाफी आवाज़ें होती हैं वो जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन मालूम ये होता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि एक अथॉरिटी के ज़रिए अथॉरिटेरियन स्टेट है जिसमें ना। मगर इजहार राय की हद क्या है, ये कौन तय करे? इजहार राय की ऑब्वियसली हद जो है वो बिल्कुल, यानी अगर कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है, अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर कोई गालम गलोच कर रहा है, तो उसकी हद क्या है, वो कौन तय करेगा? डेफिनेटली वो भी कानून तय करेगा, लेकिन पहले आप सुनने का मौका तो देंगे। आप ये तो नहीं कर सकते कि एक इंक्वायरी जिसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ महज कुछ चंद रिपोर्टें हों। अगर मैं ये तो फिर आप एक ऐसा राह खोल रहे हैं जिससे आज कुछ लोग आज़ादी से बात कर रहे होंगे, कल शायद वो ना करें। तो राना साहब, इसका मतलब है चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं? ये कभी भी नहीं रही, यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है आपको। अभी मैंने जवाब मेरा मुकम्मल अच्छा चले कर ले मुकम्मल से जंप कर लिया। नहीं, मैंने तो एक सहाफ़ी के तौर पे हमने पूछना है ना, वो तो हम तो अपना वो ठीक है, हाथ जोड़ी थोड़े सहाफ़ियां दी पैनी है। इसमें जो रिस्ट्रिक्शनल इश्यूज भी हैं, देन देयर इज अनदर इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो ह्यूमन यूएन के पास लॉ है 1978, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। पाकिस्तान बहुत सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का भी सिग्नेटरी, और उन कॉवेनेंट्स के ज़रिए आपको फेयर ट्रायल देना, लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियन, लोगों की पॉलिटिकल एसोसिएशन जो राइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, और इनके ऊपर कदगन लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा मवाद चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर अच्छा, एक लॉजिक ये भी आती है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर जहाँ वायलेंस हुआ है, जहाँ टेररिज्म हुआ है, जहाँ पे फेक न्यूज़ की वजह से हालात ख़राब हुए हैं, वहाँ पे भी यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं। अब तो अमेरिका और बरतानिया में बंद किए जा रहे हैं। ये भी एक इसके अंदर बात है, लेकिन बात बंद करने की नहीं है, बात तरीके की है। हाँ। बात फेयरनेस की है, बात ओपननेस की है। जस्टिस सिर्फ होना तो नहीं चाहिए ना, नज़र इंसाफ होते हुए नज़र भी आना चाहिए। आप एक रिपोर्ट के ऊपर और जज साहब ने तो सीधा अमेरिका की अथॉरिटी को ऑर्डर कर दिया है, पाकिस्तान पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को ऑर्डर करते हैं, फिर भी समझ में आती है। उन्होंने तो सीधा यूट्यूब को ऑर्डर किया है कि जाके आप बंद करें, कि आपको जुरिस्डिक्शन इशू नहीं आएंगे, और वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए। और यूट्यूब उनकी बात सुनेगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल में जो इश्यूज़ हैं ये तो वो एड्रेस करने पड़ेंगे कोर्ट्स को, कि किस तरह से आपने विदाउट हेयरिंग, विदाउट फेयर ट्रायल, विदाउट। मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ, जो ऑर्डर आया है उस पर यूट्यूब अमल करेगा। उनके लीगल साइड देखेंगे उनको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, और क्या जो अगर उनके रूल्स वायलेट नहीं हुए ये तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के चैनल्स बंद हैं, आई एम श्योर उन तमाम को अभी तक नोटिस आ गया होगा। वो ईमेल आती है, ईमेल के ऊपर आया है, बहुत से लोगों को आया है। रान साहब क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर सहाफ़ी भी हैं, हम सब इस पे बात भी करते हैं, हम ये भी समझते हैं कि मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, मगर इसके साथ साथ इख्तलाफी आवाज़ों को भी तो नहीं बंद किया जा सकता। देखें, दो मारूफ नामवर वकला ने अपनी कानूनी राय दी है, मैं अपनी सहाफ़ती राय दूंगा। देखें, हर आज़ादी की एक हद होती है, और वो पाकिस्तान से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने लफ्ज़ हुकूमत नहीं कहा, पाकिस्तान का है। यहाँ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने साफ़ियों के नोटिस मुअत्तल किए बग़ैर सुने, जिन्होंने पर्चा किया था उनको भी नहीं सुना, और हाईएस्ट फोरम से। और उसके बाद काजी साहब के साथ आज तक वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा उसका तमाशा देख लें। कुछ लोग पाकिस्तान से बैठ के बाहर जंग भी पाकिस्तान को हरा चुके हुए थे। मतलब आप एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं आज़ादी सहाफ़त के नाम पे। हम भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, लोग बता दें कि जी क्या है, इल्ज़ाम आप लगाते जाएं। जो कानूनी कमी बेशी है वो लोग जाके कानून की अदालतें अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मौजूद है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने किया ना काम,
وہ انویسٹیگیشن ایجنسی جس نے رپورٹ جج صاحب کو دی اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو لیا بھی جا سکتا ہے. لیکن جو کچھ پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہوا, میرے خیال میں جن لوگوں نے یہ کام یہاں بیٹھ کے کیا اور باہر کیا, ہماری تو ریاست ہی بڑی ڈھیلی ہے کہ وہ کسی بارے میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی, اور آتے ہیں تو اس طرح کے لے کے آ جاتے ہیں کیسز کہ جی نوٹس نہیں دیے, فلانے نہیں دیے. گوگل شوگل کے تو لوگوں نے وہ کیے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں نوٹس آیا ہے. اب انڈیا نے کیا کیا, رائٹر کا بند کر دیا نا, اس کا رائٹر کا ہی کیا تھا نا جو وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ. یہ ساری دنیا کی آپ نے مثالیں دی, دنیا میں ہوتا ہے, میرے بھی بند ہے, آپ کے بھی بند ہے, سب کے بند ہے, انڈیا میں بند ہے. سمری ٹرائل ہوتے ہیں, انڈیا نے سب کا کوئی روشن مثال تو نہیں ہے. نہیں, روشن مثال کی بات نہیں, ان کے لیے اپنا اصول ہے, ہمارے لیے پاکستان کا اصول ہے کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا اور میرا پوائنٹ آف ویو پہلے بھی رکھا ہے, میرا اس پہ یہ رائے ہے کہ ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چیزیں غلط ہوئی ہیں, مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے جو فیصل چوہدری صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ایک طریقہ کار ہے, سنا جاتا, ان کو شو کاز دیا جاتا, اور اس کے بعد پھر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے ڈھیلے ہیں کہ اتنے دنوں میں سارے شو کاز بھی فائنل ہو چکے ہوتے ہیں. مطلب آپ تنخواہیں کس چیز کے لے رہے ہو بھائی؟ اگر فعال ہو گئی ہے, ایف آئی اے والے ترجمان آ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کیا, تو ان سب کو تو ویسے ہی ٹانگ دینا چاہیے کہ بھائی تم کس چیز کی ایجنسی ہو, کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو. اگر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے خیال میں یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, یہ بات بھائی ان کو بلا لو, نوٹس دے دو, زیادہ تر کیا ہوگا, اسٹے ہو جائے گا. تب بھی قانون میں ہی ہونا ہے نا کچھ بھی کام. آپ ایسے تو نہیں کر سکتے. پی ٹی اے بیٹھا ہوا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہو رہا کہ مجھے یہ چہرہ پسند ہے اور مجھے وہ چہرہ پسند نہیں ہے, لیکن جو پاکستان کو للکارتا ہے اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, جھوٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی نا, جو جھوٹ جس سے بھی متعلق ہو وہ غلط ہونا چاہیے. مگر اب یہ ایک بن جائے گا, اب یہی پرسیو کیا جا رہا ہے بیسر صاحب کہ اب یہ ہوا ہے تو آگے بھی لوگوں کے جو ہیں وہ, یعنی سچ کا رستہ جو ہے وہ روکا جائے گا. اس پرسیپشن کو آپ کی گورنمنٹ کیسے ختم کرے جو کہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا؟ سچ کا تو راستہ نہیں روکنا چاہیے. ہم نے عمومی بات کی نا, یوٹیوب پہ آپ ابھی لگائیں نا اسرائیل کے بارے میں باتیں خاص, خود بغیر سنے بند کرے گا آپ کو. ٹویٹر بغیر سنے بند کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, دنیا کے تمام قوانین میں انٹرنل میئرز کے اوپر اس طرح کی اجازت ہے. یہ کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. میرے خلاف, میں آپ کا تو مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ بھی کیا ہوا, میرے خلاف مین سٹریم میڈیا کو بلا کے کہا جاتا تھا, میرے خلاف کمپین چلائی گئی کہ یہ قادیانی ہے, دیٹ مین کہ میری جان خطرے میں ڈلوانے کے لیے. میرے خلاف کمپین چلائی گئی کہ یہ عیسائیوں گلے نکلتا ہے, میرے خلاف بلاسفیمی کی کمپین چلائی گئی, میرے خلاف چلائی گئی کہ شراب کو حلال کرتا ہے. مین سٹریم میڈیا سے یقین کریں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں سخت حامی ہوں ایسے آدمیوں کا کہ ان کے بند ہونے چاہیے چینل. اس ملک میں رہنا ہے تو قانون ضابطے میں رہنا چاہیے. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا, انٹرنیشنل کووننٹ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو لا. انٹرنیشنل کووننٹ کو چلانے والے آپ ذرا اسرائیل کے بارے میں, ہولوکوسٹ کے بارے میں بات کریں نا, ایسا نہیں ہے. لیکن مس یوز, دیکھیے باقی رہ گیا مس یوز, میں سخت خلاف ہوں اس کے. مس یوز بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو مس یوز کرے اس کو اتنی سزا. اب اس کی گارنٹی کون دے گا کہ مس یوز نہیں ہوگا؟ کوئی چیز نہیں ہے. آپ پولیٹیکل اس پہ آتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب آج آپ تھے ملاقات میں جو خان صاحب کے ساتھ ہوئی یا نہیں؟ آپ نہیں جا سکے آج؟ نہیں, لیکن مجھے علم ساری کی بات. ہاں, تو بتائیے کہ کیا ہوا, اندر کی کہانی کیا ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بتا دیا ان کو کہ بھئی تحریک کس طرح سے چلنی ہے, پیشکش کے بارے میں, بات چیت کے بارے میں, خط کے بارے میں, سب کچھ انہوں نے بتایا. تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل درست ہے, کوئی انہوں نے رائے نہیں دی یا مثبت. گوہر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی بریف ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی. وہ اس کا آؤٹ کم تو گوہر صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ڈائریکشن ہوئی ہے. جو بہنوں کی میٹنگ ہے وہ علیحدہ ہوئی ہے, لائرز کی میٹنگ علیحدہ ہوئی ہے. اور اس میں جو زیادہ تر گفتگو ہے خان صاحب کی, تو خان صاحب ڈس اپوائنٹڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے رویے سے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ علی امین نے بہت دفعہ ان کو آ کے یہ کہا کہ جی ماحول بہتری کی طرف جا رہا ہے, لیکن جب بھی ضرورت پڑتی ہے صبح 7 بجے بھی گور کو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہی جو ہے چال چلن اسی پہ چلا جاتا ہے. تو ہی از ناٹ ہیپی. تو اور ان کا یہ خیال یہ کہ اب کا نہیں ہے, وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں سائڈوں پہ بہت زیادہ ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کو ظاہر ہے کہ عوام تیار ہے, اور لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے نہیں سنبھال سکتے تو وہ چلے جائیں, اور نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں. اور دباؤ جو ہے وہ جب بڑھتا ہے تو یہ پاؤں پڑتے ہیں, جب ہٹتا ہے تو گلے پڑ جاتے ہیں. تو اور جیل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بھی کاٹی ہے, میری بیوی نے بھی کاٹی ہے. جس شدید گرمی میں معاملات ہوئے ہیں
या होते हैं। कोई लाएअमल भी बताया उन्होंने कि लाएअमल तहरीक उन्होंने कैसे यही कहा चलेगी, कि क्या? आप तहरीक के खतोखाल तो ज़ाहिर आप गौर सलमान और उमर के साथ बात करेंगे तो उन दोनों ने बताने, बिकॉज वही दोनों को बताया गया है। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात आज महमूद खान चकजई साहब के हवाले से भी हुई थी। मेरे सोर्सेज ने कहा कि महमूद खान चकजई साहब को खुश नहीं है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से, और वो कुछ थोड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप फिर अपने जो लोग हैं उनसे बात करें, उनको साथ लेके चलें। अब ये चीज़ें हैं। फिर अलीमा बीबी ने भी कुछ बात ऐलानात किए हैं, ख़ासकर बच्चों के बारे में। वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है उनके ऐलानात, यानी जो बैरिस्टर गौहर बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अलीमा खान साहब बात। गौहर साहब ने बाहर आके गुफ्तगू में क्या अनाउंस किया मैं सुन मैं भी आपसे पहले सुना दिया उन्होंने कि वो तो अंदर जाने से पहले की तहरीक के बारे में बात हमने की है, वो तो अंदर जाने से पहले की गुफ्तगू। हाँ, लेकिन जो आपने गौहर का स्लॉट चुना है, लेकिन वो कह रहे हैं अंदर जाने से पहले की, वो कह रहे हैं कि हमने तहरीक के बारे में, उन्होंने एजेंडा बता दिया ना कि हम तहरीक के बारे में बात करेंगे, वजीर आजम की पेशकश के बारे में बात करेंगे, और सारी जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि इमरान खान साहब ने उनकी बात सुनी है। अब उसके ऊपर अब आप मजीद कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा? तहरीक चलाएं और 5 अगस्त को इसको पीक करें, यानी जो भी आपने करना है। अब अगर ये तहरीक चले जी छतों के ऊपर खड़े होकर मोबाइल की बैटरियां ऑन कर दें तो फिर तो ये मजाक ही होगा। यानी क्या वो मोबाइल की बैटरियां सेटेलाइट में जाएंगी, सेटेलाइट से अडयाला में जाएंगी, अडयाले से लाइट पे चढ़ के खान साहब निकलेंगे, ये कहा गया है? नहीं, मैं तो ये मजाक में आप कह रहे हैं ना? मजाक में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस किस्म का लाएमल आ जाए तो फिर मेरे दोस्त खुश होंगे कि यार होगी चाहिए नेटा बालन टाचा बालन बाली जान दो। मतलब देखे ना क्या लाएअमल आया? लाएअमल तो अभी इनके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो मैंने तो खान साहब को 30 मई को कहा था कि मैं कहा जिनके ऊपर आप कह रहे हैं इनकलाब लाएंगे उन्हें निकाल आके दिखा दें। वो खुद तो आते नहीं है इनकलाब में, ठीक है। मैं तो बातें करने का आदी हूँ जो बिल्कुल खुला के। ये आमिर साहब मुझे डांटते भी रहते हैं कि तुम ज्यादा खुल जाते हो, तुम अपनी हदूदों मगर बड़े भाई है ना, तो लाइन ठीक करते, कहते हैं यार तुम क्या बाहर बात कर देते हो। मैंने कहा जी मुझे आदत है, मैं तो खान साहब के सामने भी कर देता हूँ। अलीमा खान साहिबा को सुना दें जो उन्होंने बात की है। जी जरा चलाइए। उन्होंने कहा है अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। इसकी पीक 5 अगस्त होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, तो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, जाके बताएंगे और क्या जुल्म हो रहा है उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। राना साहब, अब ये एक नया लाएअमल है, ज़ाहिर है कि मैं वापस आपके ऊपर आती हूँ, लेकिन ये नया लाएअमल है कि पहले उनके बच्चे अमेरिका जाएंगे, फिर वहाँ पे आलमी बरादरी को जगाएंगे, फिर वो पाकिस्तान आएंगे। और जो मोबाइल टॉर्चों वाली बात की है, मतलब अभी तक तहरीक का कोई लाएअमल नहीं है और तहरीक का ऐलान हो चुका। ये तो फन कर रहे थे ना जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत की सिचुएशन पे कि वो जो कर रही है, और गुस्सा भी है इनको कि भाई आपके तज़किये के लिए एक जुमला, अगर ये बच्चों का जो मामला है दैट इज सीरियस थिंग, अगर वो आते तो फिर कनेक्ट हो सकता है। जी मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो सारी बातें हैं, लेकिन जिन 2 लोगों को कहा गया कि आप लीड करें, उनमें से एक ने कहा मुझे तो सिर्फ पैगामात के लिए कहा गया था। तो अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो लीड करें इसको, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि मैं तो इस स्टफ का बंदा नहीं हूं ना कि ये काम करूं, तो वीडियो बना के भेज दें, टार्चर जो ये कह रहे हैं कि उस किस्म का काम करा लें। लेकिन देखें जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ उनकी वाइफ, उनकी बेटी दोनों निकले, दोनों की तहरीक बनी। नवाज शरीफ के साथ उनकी वाइफ, उनकी बेटी निकले, ठीक है। आप कहें कि जी विरासती नहीं चलती, फलानी नहीं, ये पार्टी और किसी भी पार्टी की इस पूरे रीजन में नहीं काम चलता, दुनिया में नहीं चलता। अगर उनकी बहनें और अब अगर बेटे आते हैं और वो तहरीक चलाते हैं, ये जब आएंगे तो फिर हम करेंगे ना बात, सीरियस होगी मूव के भाई क्या आपके घर से भी 7 लोग खड़े हैं आपके, कि आप सारी दुनिया के बच्चों को कई दफ़ा कैद करा चुके हैं, उनकी ज़मानतें नहीं होती, उनको जब ज़मानत हो जाती है तो वो अदालतों में उनको आने के लिए पैसे कोई नहीं देता पार्टी से, और वो बेचारों की ज़मानतें खारिज होने पे चली जाती हैं। तो लोग थक गए इस मामले में। हाँ, उसमें मोमेंटम नया भरने के लिए अब इस फैमिली को
خود سے آگے آنا ہوگا. تو اور یہ بات آپ کا خیال ہے کہ ان کے بچے آئیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں بات کروں گا تب جب وہ آئیں گے, کیونکہ آج تو اعلان ہوا ہے نا, اور 5 اگست کو چونکہ خان صاحب کی اریسٹ کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں نا, اس لیے 2 مہینے ہی رہ گئے اب تو, مطلب اس میں تحریک 2 مہینے کیوں جی, سوری 1 مہینہ, ہاں مطلب آج 8 تاریخ ہو گئی نا, آج 8 ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا ہاں 1 مہینے سے بھی کم میں کہ جناب عروج پہ ہونی چاہیے. اب یہ عروج پہ جو ہونی ہے, تو اب اس دوران انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے اور وہ جائیں گے, یہاں پہ لوگ کام کریں گے جو جن کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے ذمہ یہ کام ہے, میرے ذمہ یہ کام ہے. بیرسٹر گور آج جو مل کے آئے ہیں, خبر یہ آئی ہے نا کہ عمران خان نے انہیں کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا. وہ یہ ہے کہ وہ بار بار کرتے رہے کہ اسیران کا خط آیا ہے گفتگو کا, اور وہ بات کرتے رہے کہ آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں, جو لوگ آپ کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے رہے ہیں ان کو. اور لیکن خان صاحب ظاہر ہے کہ اس لیے ڈسٹرب ہیں کہ ان کی توقع کے برعکس کام ہو رہا ہے. وہ کہتے کچھ ہیں, دعوے کچھ ہوتے ہیں جیل کے اندر, اور پھر جب ان کو غصہ آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, اور اپنی پارٹی میں وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں کچھ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی میں اس کا گارنٹر ہوں, یہ یہاں کھڑا ہوگا, یہ یہاں کھڑا ہوگا. آپ نے دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے دور اقتدار میں صرف ناراضگیاں پیدا کی, اور آپ کبھی کوئی بلاک بنا رہے تھے, کبھی کوئی بنا رہے تھے. ابھی اسی طرح پارٹی کے اندر بھی آپ نے پنجاب والوں کو کچھ کہا, کے پی والوں کو کچھ کہا, اور وہ سب اب نوٹس تو اکٹھے ہو چکے ہیں سب کے کہ بھئی تمہیں یہ کہا تھا, مجھے یہ کہا تھا, ہم کریں کیا. اب یہ ان کے لیے مخمصہ ہے, میرے اور آپ کے لیے بڑا ہے کہ اب یہ آج 5 اگست کو آج سے ہم گننا شروع کر دیں تو ہمیں پریس کانفرنسوں کے علاوہ اگر کچھ نظر آیا پنجاب میں تو پھر ہم سمجھیں کہ تحریک چلنے کی. وہ احمد بچر صاحب نے تو کہا ہے کہ تحریک تو چل رہی ہے. پریس کانفرنسوں کے علاوہ جب کوئی کام کریں گے, آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے, کوئی کنونشنز کریں گے پنجاب میں, کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے 100 دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے, اور اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ 26-27 اراکین کو بھی اب معطل کیا جا رہا ہے, یعنی اس کی جو الیکشن کمیشن میں ریفرنس ہے. میں ایک بریک لے لوں, پھر میں نے بیسر صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ کر کیا رہے ہیں, کبھی یوٹیوب چینل ہو رہا ہے, کبھی اراکین, یعنی یہ واقعی یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے, اس پہ بات کریں. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ یہ یوٹیوب پہ تو ہم بات کر ہی رہے تھے, یہ ایک الگ کہانی ہے. اراکین اسمبلی شور و غوغا مچائیں, احتجاج کریں, جو اسمبلیوں میں ہوتا ہے تو ان کی معطلی کے ریفرنس, تو مطلب آپ کی جماعت جو ہے وہ اب کمپلیٹلی دوسرے رستے کے اوپر ہے. وہ رستہ ہائیبریڈ سے بھی آگے جا چکا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جتنا میں نے وہ پنجاب کا دیکھا ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں, پارلیمان میں گالاں گلوچ تو نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ گالی کرتا ہے اور خواتین کو یا مردوں کو, اگر ہوں میں اسپیکر تو میں تو اٹھا کے فوراً باہر پھینک دوں, فوراً 1 سیکنڈ نہ لگاؤں, چلے مجھے کوئی ہٹلر کہہ لے. پارلیمان کا مطلب ہے سویلٹی, پارلیمان کا مطلب ہے پارلیمانی روایات. پارلیمان عوام کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ کوئی بدماشوں کا ماچر گھٹو کا مرکز نہیں ہے نا. مجھے نہیں پتا اس پراپر کیس میں کیا ہے, لیکن گڑبڑ جہاں ہوتی ہے اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. یوٹیوب کا تو ہم نے جلسے جلوس آپ نہیں کرنے دیتے. کیسے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کب روکا ہے؟ ان کی جماعت کو کدھر آپ نے لوگ ابھی بھی دیکھے, وہ ان کے کل انہوں نے بچر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ کئی پرابلم میں نہ آ جائیں, ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, عالیہ حمزہ کا دیکھیں آپ نے, میں آپ کو عرض کروں, پچھلی جو ان کی باہر نکلی, جب بھی وہ نارمل انداز سے جلسہ جلوس کرتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہوتی. جب وہ کہتے ہیں اسلام آباد, نارمل انداز کیا ہے, جب وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں قبضہ کرنا ہے اور آگ لگا, میرا دفتر ڈی چوک میں ہے, اور میں کئی دن وہاں نہیں جاتا, آگ لگا جاتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کرنے دے گا, 9 مئی کوئی نہیں کرنے دے گا, 24 نومبر کو. دیکھو, ان کو پولیٹیکل راستہ اختیار کرنا, ہم خوش ہوں گے اگر یہ جائزہ پوزیشن کریں گے, ہم خوش ہوں گے. آئی ڈونٹ نو, اصل میں ہوا یہ ہے کہ پارٹی سیاستدان بیچارے پیچھے چلے گئے ہیں. مجھ جیسے اسکائی لیب, جنہوں زندگی میں الیکشن کا فارم نہیں بھرا تھا, وہ الیکشن میں بھی مروا گئے, اور ابھی جو ہے بات چیت کرنے نہیں دیتے. کوئی الیکشن, کوئی تحریک نہیں چلنی ان کی, چل چکی جتنی چلنی تھی. یہ شغل لگائیں گے بالکل. یہ کبھی فاشسٹ بن جاتے ہیں, کبھی غیر سیاسی بن جاتے ہیں. ہم ان کو بار بار دعوت دیتے آئیں, سیاسی بنیں, نارمل جلوس نکالیں, نارمل جلسے, لیکن جب آنے سے پہلے گنڈا پور تقریریں کرتا ہے, میں نے یہ کر دینا, میں نے یہ کر دینا, کون آنے دے گا؟ یہ تو غلطی کرتے ہیں, یہاں آنے دیتے ہیں. میں ہوتا نا تو میں تم کو پیچھے روکتا, ہوتے کون ہو تم؟ ہاں,
इंसानों की तरह आएँ, बात करें, अपोजिशन करें, क्रिटिसाइज करें, कोई मसला नहीं है। इमरान खान ने धरना किया था ना 126 दिन बैठा था ना, हमने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया। क्यों? उस वक्त ये कहता नहीं था। अब तो वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हम क्यों आने दें? हम नहीं आने देते। ये कोई तहरीक नहीं है, ये कोई जमहूरियत नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे वो तहरीक चला नहीं पा रहे, या आप ये वो कह रहे चलाएंगे ही नहीं, उनसे चल ही नहीं सकती। देखिए, अव्वल तो मटीरियल हालात नहीं है। पाकिस्तान में फ्लड आ रहे हैं, बारिशें हैं, शदीद गर्मी है। 50 दफ़ा इन्होंने कहा शेर है, लोग नहीं आते। पंजाब बिल्कुल नहीं निकलता, केपी में सब निकलता है जब गवर्नमेंट की गाड़ियां, गवर्नमेंट की बंदूकें, उनके बम, ठीक है, वो आते हैं। अगर सब कुछ नहीं है तो आप खुद कहें कि गाड़ियां हम देते हैं, आप जाके इस जगह पे जलसा करें, आप भाई धरना दें, जो भी करें, मतलब आप खुद कभी नहीं रोकेंगे अगर ये ऐलानात न करें कि हमने आगन जालो करना है, मारना है, कुटने, आग लगा देनी है, गिरा देना है बंदे। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कहता कोई, निकाल लें। आता कोई नहीं है भाई। पंजाब में कौन आता है? आज तक कोई निकला है? वो सेक्रेटरी जनरल नहीं आता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता, सूबे का सदर नहीं आता, तो मैंने आना है। मुझ पे ठेके का दे जलसा, मुझे मेरे ख्याल में हायर कर लेना, तो मैं शायद इनको बेहतर मशवरा दे सकूं। नहीं, वो अगर सेक्रेटरी जनरल नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, वो तो सियासत कर रहे होंगे ना। फिर वो अगर एहतजाज नहीं देखो, तो फिर भी आप कहते हैं कि सियासत कोई नहीं करता। सियासत का मतलब ये है, अगर तो उन्होंने, जमहूरी सियासत क्या होती है? पार्लियामान में डिबेट कराना, उसमें वो आते नहीं। मुज़ाकरात करना ये होता ना, उसमें वो नहीं आते। जलसा जलूस वो करते नहीं, कहते हमने आग लगानी है, हमने कब्जा करना, हमने इनकलाब लाना है। ये सारे पढ़े लिखे ड्राइंग रूम के चीफ वगैरह इकट्ठे हो गए, ड्राइंग रूम के ये ट्रस्टी इकट्ठे हो गए हैं। इन्होंने पीटीआई चंगी भली जमात का सत्यानाश कर दिया। आज एक लाइन, आज भी इनको चाहिए कि जो सियासतदान है ना, उनको आगे कर दें पार्टी में। सियासतदान कितने आपके ख्याल में? नहीं, चंगे भले सियासतदान है, ऐसी बात नहीं है, बड़े समझदार लोग सब अंदर हैं। और यार चलो, और भी बहुत सारे बार भी फिर रहे हैं, उनके हवाले कर दें। वो तहरीक भी कुछ चला लेंगे, कुछ बातचीत भी कर लेंगे, कुछ अकोमोडेट भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे उनके साथ। तो फैसल साहब, आप ये वैसे मशवरा दुरुस्त नहीं है कि सियासत करें, और सियासत के लिए करना चाहिए। अब देखें ना, आपके वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं जुनैद अकबर साहब, आज भी सारे अखबारों के अंदर खबर लगी हुई है, वो करप्शन निकाल के बता रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है, जो कुछ भी है ये माली बेज़ाब्तगी, 1100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। ये काम क्यों नहीं आपकी जमात करती सर? देखिए, इस वक्त मैंने 2-4 रोज़ पहले 5 नुकात बयान किए हैं, जिसमें मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल स्पेस चली गई है, और हर पार्टी दूसरे पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उनको तहे तय करना चाहती है, ये रवैया जमहूरी नहीं है। तमाम पार्टियों को कॉन्स्टिट्यूशन के रिवाइवल पे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन पे, आज़ाद अदलिया पे, तमाम सियासी रहनुमाओं पे अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, बासित ज़रदारी, नवाज शरीफ, ज़ैद बकर जो भी है, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात को ख़त्म करने पड़ेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और बदले में पीटीआई को क्या करना पड़ेगा? मैं अर्ज़ करूँ ना, पीटीआई को भी ये सब कुछ करना पड़ेगा कि आपको ये प्लेज करना पड़ेगा अपनी आवाम के साथ कि हम टेल नहीं करेंगे पॉलिटिकल मैडलिंग जो इस्टेब्लिशमेंट की होती है, और हम लोगों के मैंडेट से आएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट से फिर ये सारी जब सारे इकट्ठे हो गए किसी बात पे, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि देखिए सर, आपका जो पॉलिटिकल अफेयर्स में मैडलिंग होती है, आपकी सेंटर अफेयर्स होती है, उससे हुकूमत तो आप डंडे सोटे से चला लेते हैं, मुल्क नहीं चलता, जिसकी वजह से मुल्क में मुआशी तरक्की रुकी है। मगर वो सही बात आप करें, लेकिन पीटीआई के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हम पॉलिटिकल लोगों के साथ चलें। अगर बैरिस्टर गौहर साहब, इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ हाँ, कि पीटीआई को सियासी लोगों से ही बात करनी चाहिए, और इसमें कोई आर नहीं है कि आप, ये एक हवा क्रिएट किया जाता है कि जी आप किसी के साथ बैठेंगे तो आप उनको लेजिटिमाइज करेंगे, ऐसी बात तो फिर आप मार्शल लॉ दौर के लोगों के साथ क्यों बैठते हैं? मार्शल लॉ जो है लगती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ठप्पे लगाती है, उसको पार्लियामेंट एंडोर्स कर देती है, लेकिन अवाम की नज़रों में, यहाँ पे देखिए ना, बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हम सियासी लोगों से बात करें, लेकिन अलीमा खान साहिबा या इमरान खान साहब वो कहते हैं हमने नहीं बात करनी। फिर आपका एक यूट्यूबर ग्रुप है, वो उठ के कुछ और कहना शुरू कर देता है। मतलब पार्टी की डायरेक्शन क्या है? तो देखिए, ये पार्टी को सर्ट करना पड़ेगा ना, पार्टी डिसाइड करे ना कि पार्टी चलानी किसने, और इमरान खान साहब से भी बात करनी पड़ेगी कि सर, मैंने आपको पता है 30 मई को गालिबन जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो 30 अप्रैल को 1 मई को
पहलगाम का मैंने ही मैसेज बारह के दिया था, तो मैं तो कैटेगोरिकली मैंने उनसे बताया था कि आपकी पार्टी बहुत कमज़ोर है और आपकी तितर बितर है और लड़ाइयाँ बहुत हैं, तो तहरीक नहीं चल सकती। और दूसरी बात है 26 नवंबर को आपकी लीडरशिप फेल टू डेमोन्स्ट्रेट और उस पर नहीं आ सके, लोगों की शहादतें हुई हैं और आपकी ज़ात जो है वो वाहिद एक शख्सियत है। और इमरान खान साहब की ज़ात आजमा किसी को पसंद आए ना पसंद है, वो बिल्कुल पॉपुलर है, लोगों की तरफ देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं और जिस तरह से वो खड़े हैं। गुजारिश ये है कि जैसे आमिर साहब ने कहा ना, ये बात में बड़ा वजन है। अगर बहनें ये कहेंगी कि हम तहरीक में शामिल नहीं होंगे तो फिर हम कैसे कन्विंस करेंगे अपने वर्कर्स को कि वो आएँ, ठीक है। तो ये बातें बड़ी मैटर करती हैं और हमारे पूरे रीजन का पैटर्न है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पे ख़वातीन जब मर्दों की मदद के लिए आई। जी हाँ। और दूसरी बात है तहरीक चलाने के कुछ लवाजमात होते हैं, यानी किसानों को, ताजरों को, आजरों को, अजीरों को, आपने मजदूरों को, वकला को, सहाफ़ियों को अपने साथ लाना होता है। हाँ, और अच्छा लेकिन वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आमिर इलियास राना साहब, ये तहरीक मोस्टली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से चलती रही है। लवाजमात पे मैं आती हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा एक मैन पावर थी ना जहाँ से लोग आते थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले, आपने भी तस्वीर देखी होगी, कुंडी साहब ने शेयर की है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, अमीर मकाम साहब बैठे हुए हैं। वो तो हाई कोर्ट के चले व्हाटएवर, एक अच्छे माहौल में उनकी गुफ्तगू हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जाहिर है कि वो इत्तेहाद नहीं है, वहाँ से मैन पावर नहीं आ सकती। क्या वहाँ पे क्या मुस्तकबिल है इसका? देखें, वो जो मैन पावर लाते थे उनके ऊपर अदम एतमाद पहले इमरान खान ने किया और जुनैद अकबर को ले आए। जुनैद अकबर ने एक बड़ा धुआंधार प्रोग्राम दिया, मैं ये सड़क बंद कर दूंगा, मैं वो सड़क बंद कर दूंगा। अगला उन्होंने डीसी के और डीपीओ के जरिए उसको वैसे ही बंद कर दिया। वो चीखने चिल्लाने पे आ गया कि मेरी नहीं सुनते, बैरिस्टर गौर की नहीं सुनते, उसकी असद कैसर की नहीं सुनते, तो हम कहाँ जाएँ? तो मुझे तो बजट में भी नहीं पूछा, तो मैं तो वेला बैठा हूँ। तो वो PAC में आ गया जहाँ से उठा के भेज रहे थे, पहली बात। अगली बात, ये जो हमारे भाई फैसल ने कहानी बताई है 5 नुकात की, बहुत अच्छी है। ये निसाबी, किताबी, कानूनी, आईनी सब कुछ है। क्या इमरान खान इस बात को मानते हैं? वो आज भी कहते हैं मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। पहले इमरान खान ये बात मान लें कि जी मेरे साथ जो कुछ होना था हो गया। देखें, जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने कैसे गेम डाली थी। उन्होंने PDM बनाया और फजलुर रहमान साहब को आगे कर दिया पीछे हट के। फजलुर रहमान साहब आखिरी दिन तक इनसे PTI वालों से पूछते रहे कि भाई जो मैंने बातें आपसे कही हैं उसका जवाब इमरान खान से लो। हमारी मुलाकात नहीं होती, हमारी मुलाकात नहीं होती। हर रोज़ मुलाकात कर रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि हमने ये बात करने के लिए असद कैसर को नामजद कर दिया। और भाई वो जो 6-6, 8-8 लोग मिलते रहे, वो जो मुतालबात हैं फजलुर रहमान के ओपन कर देना कि उसकी कोई सियासी ब्लैकमेलिंग थी, मौलाना फजलुर रहमान की बता दें कि उन्होंने क्या मांगा था आपसे। मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप ओपन करें कि जी इमरान खान ने इसलिए नहीं माना। अच्छा, आप अपनी लोगों पे नहीं ट्रस्ट करते, इमरान खान अपनी पार्टी के, आप अपने इत्तेहादियों पे ट्रस्ट नहीं करते। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जरदारी कब बैठे और उन्होंने अनाउंस किया मैरियट में आके कि ये इत्तेहाद है और मौलाना फजलुर रहमान होंगे उसके इंचार्ज। उन्होंने अपने पॉलिटिकल मकासद हासिल किए। अच्छा, ये मकासद उनसे लेना चाहते हैं जो फौज है, जो कहती है जी हमारी अब तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे है, पाकिस्तान की इक्तसादी सिचुएशन पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और वो कहते हैं हर गवर्नमेंट के साथ हम यही काम करते हैं। आप जनरल कियानी को देख लें, आप जनरल बाजवा को देख लें, सब लोग इसी तरह ही काम करते रहे। अब असल इशू ये है कि सियासत कैसे, किसी ने 9 मई नहीं किया PTI के अलावा, ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं, वो भी अड़े हुए हैं कि इससे हट के हम कोई बात नहीं करेंगे। अदरवाइज आप जाएं वहाँ पे और जब हमारे पास आएंगे तो हम फिर कहेंगे 9 मई को माफ़ी मांगो। ये अभी तक उनका मौक़िफ़ है और ये पब्लिकली मौक़िफ़ है, छुप के नहीं है कि फौज किसी और को पैगाम 9 मई के ऊपर तहरीक इंसाफ वो अच्छा बात क्या कहाँ होगी? उनके लिए कौन बंदा ये जाके कहे कि इमरान खान को, जैसे आज बैरिस्टर गौर मिले और वो आके एतमाद से कहें कि मेरी ये बात हुई और खान साहब मान गए। खान साहब अगली दफ़ा कहते हो तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाओ? ये मैं कह रहा हूँ सामने आपके प्रोग्राम में कोई 6ठी दफ़ा उन्होंने कहा तुम्हें किसने भेजा था? उसने कहा जी आपने भेजा था। अगला बंदा चुप, उन्होंने कहा नहीं मैं तो उन्हीं से बात करूंगा और तुम नीचे लेवल पे चले गए हो, अब ये है वो है। अब ये कई हफ्तों के बाद गए हैं। नहीं, आजम सवाती साहब का आपके सामने, उनको खान साहब ने कई हफ्तों के बाद गए हैं बैरिस्टर गौर, उनको उनकी पार्टी में नहीं पूछेगा कोई। मतलब जो चेयरमैन बनाया ना, अब वो बेचारा पता नहीं किससे मशवरा उसका भी हाल है। मतलब आप कैसे करेंगे कोई भी फैसला? क्या हाल है? आप जो लोग इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर सकते हैं, गौहर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई है, बहुत नरम खो आदमी है, बर्दाश्त करता है, सियासी जहन का आदमी है, लेकिन इमरान खान साहब को कन्विंस नहीं कर सकते। इमरान साहब को कन्विंस करने के लिए आपको कोट लखपत से का रब्ता चाहिए कुछ, या
आप उनकी यानी आपका इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ है। बिल्कुल है। अच्छा। और देखिए अगर आपने ये माहौल, ये टेंशन कम करनी है, इंफॉर्मेशन जो टेंशन कम करनी है, मतलब GH के हमला केस में आप क्यों नहीं लाते शाह साहब को? मैं फैसल भाई को 1 मिनट रोक दूं? मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाता हूं जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे खान साहब। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी 2 स्टालवर्ड थे। ये खान साहब से मीटिंग के बाद दोबारा उनके कमरे में नहीं जा सकते थे। मैं बताता हूँ, नहीं घुस सकते थे बनी गाला में। नहीं मैं भी बताता हूँ, वो नहीं सुनते। ये बात पूरी कर रहे हैं, मेरा बारी है, मैं फिर गुजारिश ये है नहीं कि बोलता। ये बात नहीं बानी, देखें आपको तजुर्बा है। नहीं कन्विंस आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब कन्विंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। कमाल का ये गलत बात। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप अलाउ करें वो लोगों को। ये रोजाना एक ही किस्म की लिस्ट क्यों जाती है? दूसरे लोगों को जाने देना, दूसरे लोगों को अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ना, फिर तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी के बाहर का तो मामला है। आप महमूद खान अचकज़ई ने कितना जोर लगाया, आप उनको भेजे तो सही। होता है ना, महमूद खान अचकज़ई को क्यों नहीं मिलने देते? असद कैसर नहीं, मगर अचकज़ई साहब तो खुद अलीमा खान साहिबा से भी शिकवा करते हैं। यानी हमने सुना है कि वो उनसे भी नाराज़ हैं कि भाई पार्टी किधर चल रही है, क्या हो रहा है। बात यह है कि जब हमारे ये कहते हैं कि उजड़ियाँ मसीतियाँ दे गालड़ माम, ठीक है, जब बंदा घर पे नहीं होता ना बड़ा, तो पीछे फिर इस तरह ही होता है। अलीमा बीबी बहन हैं, जज्बात हैं, उनका एक शिद्दत है, तकलीफ है। अंडरस्टैंडेबल है, मगर मेरी बहन अच्छा, अब इस अजाब से गुजर चुका ठीक बात है। मेरा भाई अंदर था। मैं यकीन करें रोज़ाना मेरी वालदा सुबह दोपहर शाम मुझे डांटती थी कि तुम कुछ नहीं करते, हालांकि बहुत हम एफर्ट करते थे। ख़वातीन के जो जज्बे होते हैं जाहिर है वो एक अंडरस्टैंडेबल है, उसको हम इसीलिए अलग पे उस पे रिश्तों में सिर्फ जज्बात होते हैं और सियासत में जज्बात की गुंजाइश नहीं होती। आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने खत तो लिखा है इतना लंबा चौड़ा? खत लिखना एहतजाज है। सुनिए मैं आपको अच्छा एहतजाज है, मैं अमलन बताता हूँ, मैं एनी विटनेस हूँ। धरना जब हो रहा था, वो जो बड़ा धरना, उसमें मैं मुज़ाकराती टीम का मेंबर था। हम जब इनकी कमेटी से मुज़ाकरात तय कर लेते थे, इसको शाह महमूद लीड करते होते थे सारे, और आखिर में शाह महमूद हमें कहते थे कि मैं ये बात मैं आपको आज सबके सामने बता रहा हूँ, हम खान साहब से बात नहीं कर सकते, आप खान साहब से बात करें। कहाँ से करें? दैट मीन JTR, जहांगीर तरीन। तो वो तो भी पीपल्स पार्टी में सुने ना मेरी बात। डॉक्टर साहब हम लोग सारे उठ जाते थे, वही बातें जो उनसे हम तय करते थे, हम जाके जहांगीर तरीन को 16 नंबर गली में जाके कहते थे, वो उससे बात कर लेता था। खान साहब किसी की कोई बात नहीं सुनते। खान साहब अदब से कहता हूँ कि नरगिसियत के उस मकाम पे हैं, बकौल हसन निसार, अपने बुत भी खुद हैं, अपने पुजारी भी खुद हैं, और उनके चूँकि गैर सियासी रवैये हैं, वो किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं करते, किसी पे भी। शाह महमूद, मैं कहना नहीं चाहता, शाह महमूद की वहाँ हालत वो होती है उनके सामने जो मैं बता नहीं सकता, चूँकि वो मेरे इलाके के बुज़ुर्ग हैं, बड़े ख़ानदान का आदमी है, बाप भी था, एक गद्दी भी है, हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। खान साहब के साथ जो उसका मामला होता है ना, अल्लामान अल हफीज़, ये डिफ़िकल्ट मामला है। उनको सिर्फ या तो शाह महमूद साहब भाई या बात जहांगीर तरीन, उनका ख़त लिखना जो है ना, इस बात की अलामत है। आप बात क्यों नहीं कर रहे यार? करो, सियासतदान है हम, वो तो तीसरी रस्म सियासतदान है। पार्टी है नहीं, ये फैन क्लब है, ये पार्टी उन्होंने बनाई नहीं। हमें कहते थे ना पार्टियां नहीं है, ये पार्टी को नहीं है। चलो हमारा तो एक बंदा जाता दूसरा निकल जाता है, तीसरा आप ना भी माने, पार्टी तो वो है ना, अवाम वोट कुछ है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, पार्टी में मुराद ये होती है आपस में कोई नहीं है, ग्रुप बंदी बहुत है, कोई क्लैरिटी नहीं है, बस एक ही आदमी है, खान साहब है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी नहीं है उस सेंस में, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो नहीं है। अभी भी वही हल है कि स्काई लैब ये जो है ना, जो आए हुए हैं, मैं बताता हूँ, सारे हमसे राब्ते में हैं और सारे रावलपिंडी से राब्ते में हैं। उनसे क्या बातें आपको नहीं पता? ये नहीं PTI के जो सारे सबको पता है, वो आपसे भी राब्ते में, उनसे भी क्या थी बात, क्या रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं। अभी भी वक्त है। पीपल पार्टी इसके अंदर अच्छा बड़ा धड़ा सियासतदानों का है, अच्छा भला मैं नाम नहीं लेता, इसका भाई भी तो है ना, तो भी सियासतदान है, असद कैसर भी सियासतदान है। सियासतदानों की चंगी भली खेप है, जो हमसे भाग के गई है, जो जमात इस्लामी से भाग के गई है, जो PTI जहाँ से भाग के गई है, ये उनका काम है। वो उनको आगे कर दें, वो तहरीक भी कुछ ना कुछ चला लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमसे बात भी कर लेंगे। लेकिन मसला ये है, खान साहब से बात करना इतना ही मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है ठीक, जितना
آپ تصور کر سکتے ہیں. میں مثال سخت تاریخ میں چھوڑ رہا ہوں. صحیح بات ہے. اب جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں رانا صاحب, اور صدر زرداری کے خلاف بھی ایک مہم شروع ہو چکی ہے. ذرا ہمیں اندر کی خبر تو دے کہ ان کے خلاف کس نے مہم چلائی ہے, کیوں چلائی ہے, اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. ایک اکاؤنٹ ہے جو اپارا سے اوپنلی کہتا ہے کہ میں اپارا ہوں. جی 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 جی. اعزاز سید کی اور فخر دورانی ہمارے دونوں دوست بھائی ہیں, ان کی خبر پہ انہوں نے تبرہ آزمائی کی ہے, سخت رد عمل دیا. ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلان کر کے کام کر رہے ہیں آپ, اور ان کی جھوٹی خبریں ان کے بقول انہوں نے ساتھ لکھی ہیں کہ آپ نے DGI کو امریکہ میں لگایا کہ وہ سفیر لگ رہے ہیں, نہیں لگے, اب آپ کہتے ہیں میں سچی خبریں دیتا ہوں. مگر ان کی کیا مقاصد ہوں گے دونوں کے؟ ایک دن بولے اعزاز, دوسرے دن بولے فخر, دونوں نے, ایک نے خبر دی, دوسرے نے اس کے اوپر مزید یہ دیا کہ واقعی یہ تو خفیہ بریفنگ انہوں نے نہروں والی دے دی. انہوں نے کہا یہ تو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, ٹویٹر پہ آئی ہوئی ہے اس وقت جولائی میں پچھلے سال میں. تو یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپارا کمپین کر رہا ہے صدر زرداری کے خلاف, ایک پبلک میں ہو گیا کہ جی, لیکن انہوں نے آج پبلکلی جواب دیا اس کا, اس لیے دیا تاکہ کوئی بندہ ادھر ادھر نہ جائے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب یہ مخصوص نشستیں آئیں, پرائم منسٹر کے پاس لوگ گئے PMLN کے کہ جی اب تو ہماری بڑی نشستیں ہوگی, تو مطلب وہ پیپلز پارٹی کے والے سے انہوں نے کہا جی ہم اکٹھے آئیں, ہم اکٹھے جائیں گے, مجھے دوبارہ کوئی بندہ بات نہ کرے. اور یہی کام وہ فوج کے ساتھ بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر, کہ وہ تو اپنے ہر اتحادی کو لے کے چل رہے ہیں کہ آپ ناراض ہوں نہ ہوں. یہ کمپین مجھے نہیں سمجھ آئی. اب اعزاز یہاں موجود نہیں ہے, انہوں نے اپنی خبر کا خود ہی شاید پاکستان سے باہر ہی ہیں, اور اپنا وہ خود ہی بتائیں گے خبر کا تبصرہ. جیسے کامران شاہد, انہوں نے کل وضاحت کی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا اڈیالہ جیل والا, یہ ایک نیوز ایجنسی سے جو انہوں نے یہ خبر دی اور میں نے اس پہ تبصرہ کیا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. ہم پہلے سے کہہ رہے تھے نہ نواز شریف جائیں گے, نہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی کام ہے, وہ اپنی گورنمنٹ اور اپنی پارٹی کے لیے جہاں سے میں نے معاملہ شروع کیا تھا بات کرنی, جھوٹ کی بنیاد کے اوپر چیزیں, یا فیک نیوز یا ریومرز, سب کو پکڑو, کی بنیاد سب کو پکڑنا چاہیے. ان دو رپورٹس میں بہت اچھے یہ اچھے لوگ ہیں between a wrong news and a fake news. خبر غلط ہو سکتی ہے, فیڈ ہو سکتے ہیں, سورسز ہوتے ہیں, سورسز بھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں, لوگوں کے سورس ہوتے ہیں, آپ کے بھی سورس ہیں, عامر صاحب کے بھی سورس ہیں, ہمارے بھی سورس ہیں, بیرسٹر صاحب کے بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ اس پہ پھر صحافی جو ہوتا ہے سر, وہ سورس کی اندھا دھند نہیں یقین کرتا. اگر صحافی نہیں, ہم پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر مختلف, اس ملک میں جعلی خبریں دے کے بھٹو کو پھانسی لگا دیا, نہیں مگر جعلی خبریں دے کے وزیر اعظم کو آپ نے گھر بھیج دیا, اس کو چھانے پھر اور مزید انویسٹیگیٹ کریں. نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا نا. پوری سوسائٹی کو آپ یا تو ریفارم کریں نا. آپ صحافی ریفارم ہو جائیں گے, وکلا ریفارم نہیں, کیسے ہو جائیں گے؟ آنا تو نرسری تو وہی ہے. نہیں تو پھر فیک نیوز کا خاتمہ تو کرنا پڑے گا. فیک نیوز کا خاتمہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے, ایکسیس ٹو دا رائٹ نیوز. آپ فیک نیوز کے بدلے میں ایکسیس دیں سب کو, اور رائٹ نیوز. اچھا, اب ایکسیس دیں, مجھے بتائیں, وہ تردید کر رہے ہیں کہ صدر زرداری کو کوئی نہیں ہٹا رہا, پھر بھی اب کون کچھ لگتا ہے بیرسٹر صاحب کے پاس ہے. ہوتا کیا ہے, دورانی اور اعزاز بہت معتبر لوگ ہیں, بہت اچھے صاحب, لیکن ہوتا کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا پاناما کے آخری دن میں اویس, وہ کیا تھا, وہ جو ملک سے بھاگا ہوا ہے آج کل, ایک صحافی احمد نورانی, اس کو بلایا کسی نے, وہ جو اتنی بڑی خبر چھپی تھی, فیصلہ ہیڈ لائن فیصلہ اس کے الٹ. یہ بعض اوقات کچھ اور وجوہات ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ایز اے پارٹی, ہمارا بہترین تعلق ہے زرداری صاحب پیپل پارٹی کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ, اور ہماری خواہش ہے, میری, میں اعلان کہتا ہوں, اس نوجوان کی جو اتنی باتیں سیاسی کی ہیں, میں اس کا اتحاد ساتھ کرتا ہوں, آئیں آگے بڑھیں. کہ ہاں چلیں, آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں, وہ چاہیں گے تو بڑھیں گے آگے, مگر جمہوریت کو واپس لانا مل کے کام کرتے, کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں. مل کے آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. گفتگو سنی, فیصلہ آپ کا.